Before I start, I would like you all to imagine a situation. Imagine yourself in a room, trapped in a room, and suddenly a scary monster appears and is asking you and forcing you to perform actions and do things which you don't really want to. And you have to, because if you don't, something really bad and creepy would happen to you or to your family members. You'll be punished, your family members would hurt, or something really, really bad would happen. And there's no escape. ये किस चीज का मास्टर प्लान बन रहा था? कहानी है आर्यन के जीवन की। आखिर आर्यन ये कौन से प्रिंट आउट्स निकाल रहा था जिसपे वो एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा था? क्या ये उसके घर की सेफ्टी और साफ सफाई को इंश्योर करने के लिए था या किसी और चीज के लिए? आइए जानते हैं।
आर्यन ने तो 3 बार हाथ धोने का प्लान बनाया था, फिर ये चौथी बार उसने क्यों धोया हाथ? चलो, कुछ गंदगी रह गई होगी शायद। आखिर ये क्या हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन ने ये मास्टर प्लान अपने आप को रोकने के लिए और इन सभी चीजों को कम से कम करने के लिए बनाया था, ना कि सेफ्टी इंश्योर करने के लिए? मैंने हाथ धोया था कि नहीं? हाथ अच्छे से साफ तो हुए थे ना? कहीं मेरे हाथ गंदे रह गए और मुझे इन्फेक्शन हो गया तो? और मुझे इन्फेक्शन हो गया तो घर में सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर से जाके हाथ धोना पड़ेगा। OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये कुछ ज्यादा ही कॉमनली यूज किए जाने वाला टर्म है। आजकल हर कोई जिसको थोड़ा बहुत साफ सफाई करने का शौक है या उनको ज्यादा साफ सफाई रखने की आदत है, वो बहुत ही ज्यादा प्राउडली इस बात को ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे तो OCD है, मुझे तो साफ सफाई करने का बहुत ही ज्यादा OCD रहता है, वगैरह वगैरह। परंतु क्या ये सच में ही इतनी सिंपल प्रॉब्लम है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा सीरियस है? कहीं मैं नींद में चलते चलते सीढ़ियों से गिर गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया तो? फिर से जाके बेड पर लेट जाओ और फिर से उठो, सब कुछ फिर से ऑर्गेनाइज करो, तभी सब सही होगा। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि OCD उतनी ही सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम नहीं है जितना हम उसे समझ लेते हैं। उतनी ही क्या, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अभी मैंने वॉशरूम किया था, क्या मैंने सही से हाथ धोए थे? कहीं ये पवित्र कड़े पे कुछ गंदगी तो नहीं रह गई? कहीं मुझे इसकी वजह से पाप ना लग जाए और मेरे परिवार वालों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए? कहीं भगवान मुझे श्राप तो नहीं दे देंगे? 3 बार फिर से हाथ धो और अच्छे से कड़ा साफ करो, तभी सब सही होगा। धीरे धीरे आप आर्यन की मानसिक स्थिति को समझ ही रहे होंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो इस समस्या में इंसान को ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि बिल्कुल अनवांटेड हैं, जिन्हें सोच के वो इंसान बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करता है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, और असल में वो उन ऐसे विचारों को सोचना ही नहीं चाहता। इन डराने वाले विचारों को ऑब्सेशंस कहा जाता है, जो कि इंसान के मन में किसी भी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा डर पैदा कर देता है, और इस डर को कम करने के लिए वो इंसान कुछ इमेजिनरी एक्शंस करने लग जाता है, कुछ ऐसी चीजें करने लग जाता है जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, पर वो उसको एक शांति का अनुभव करवाती है। पर यह शांति परमानेंट नहीं होती, सिर्फ टेम्परेरी होती है, क्योंकि जब वो इंसान वापस से ऐसे विचारों के बारे में सोचेगा तो उसको वापस से इन एक्शंस को लेना पड़ेगा। इन एक्शंस को कंपल्शन कहा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे आर्यन को हाथ धोते समय ये ख्याल आया कि मेरे हाथ साफ नहीं है या उनमें साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और उसकी वजह से कहीं ये इन्फेक्शन उसके पूरे परिवार में ना फैल जाए, तो ये एक इमेजिनरी डर, एक इमेजिनरी थॉट
आर्यन का ऑब्सेशन हो गया और इससे डील करने के लिए आर्यन ने फिर से 3 बार हाथ धोए रिपीटेडली, जो कि उसकी कंपल्शंस हो गए। यानी कि आपने क्या एक्ट किया उस डरावने विचार के प्रति। अब इसमें दोनों ऑब्सेशन और कंपल्शन, जो भी आर्यन या ओसीडी का कोई भी पीड़ित व्यक्ति इन ऑब्सेशन या कंपल्शंस को करता है, उनके लिए वो विचार पूरी तरीके से रियलिटी पर बेस्ड होते हैं, पर एक्चुअली अगर आप इसकी गहराई में जाए तो वो बिल्कुल ही इमेजिनरी है। उनमें कोसों कोसों दूर तक कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन ओसीडी के टाइम पे एक इंसान की मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि वो इन विचारों को सच मानने लग जाता है, वो इन विचारों से डरने लग जाता है। It's kind of hard to explain OCD to somebody who doesn't have it. When you first mention it, the first thing people usually think of is the germaphobe. But my Starbucks cup has been rotting on my bedside table for the past 3 weeks and probably has COVID-20, 21, and 22 in it. Or they'll imagine somebody who's very highly organized. But I keep all my antidepressants in a bowl, mixed together in a bowl beside my bed and play Russian roulette, taking them in the dark before I sleep to see if I wake up the next morning. अब जैसे हमने क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई का एग्जाम्पल लिया एक ऑब्सेशन के तौर पे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली बात किए जाने वाला ओसीडी होता है, और इसी से ही मेनली हर प्रकार के ओसीडी की कंडीशंस की शुरुआत होती है। ये एक बेसिक लेवल से इस प्रॉब्लम की स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे ये ओसीडी काफी एक्सट्रीम पर चला जाता है। अब कई लोग सोचेंगे कि ये सब थॉट्स तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हर किसी को थोड़ा बहुत ये शक तो रहता ही है कि हाथ अच्छे से धोए कि नहीं या डोर अच्छे से लॉक किया कि नहीं। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि इन थॉट्स की फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मली 1-2 बार ऐसे ही आपको आते हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर जो लोग ओसीडी से पीड़ित हैं उनके मन में इन थॉट्स की, इन विचारों की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं कि उनके मन में एक बहुत ही डीप इमेजिनरी डर पैदा हो जाता है कि अगर उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया तो ये बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो उनकी माइंड की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो इंसान को एकदम झंझोड़ के रख दे। कहीं मेरे हाथ से किसी दिन इसी चाकू से किसी का खून तो नहीं हो जाएगा? कहीं ये चाकू मुझे या मेरे घर वालों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? या कहीं मैं ही इस चाकू से खुद को या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दूंगा? इससे भी कई ज्यादा गहरे और डरावने विचार एक ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को आते हैं, जो कि उसकी मेंटल स्टेट को, उसकी हेल्थ को, उस इंसान को झंझोड़ के रख देते हैं। अब वैसे तो ओसीडी कई टाइप्स का हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें ओसीडी में तब्दील हो सकती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस चीज के प्रति आपको ये ऑब्सेशंस हो जाए, किस चीज के प्रति आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। पर हमारी समझ के लिए आइए जानते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ओसीडी। सबसे पहले है कंटेमिनेशन ओसीडी। इसमें व्यक्ति को हर एक छोटी छोटी चीज से जर्म्स, बीमारी, गंदगी या फिर इन्फेक्शंस फैलने का डर बैठ जाता है, जो कि हमने देखा भी आर्यन के केस में। अब इस ऑब्सेशन का सामना करने के लिए इंसान अपने ही माइंड में किसी प्रकार के रिचुअल्स और एक्शंस को डिजाइन कर लेता है, उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है बिना ये सोचे समझे कि उनसे आखिरकार होगा क्या, कि क्या वो रियलिटी में उन जर्म्स को, उन इन्फेक्शंस को कम करेंगे या आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे कि आपने आर्यन के केस में देखा कि वो एक रिचुअल को फॉलो करने लग गया कि हाथ जरा सा गंदा लगा, या गंदा है भी नहीं पर उसके माइंड में उसको ऐसा शक हो रहा है कि हाथ गंदा है, तो वो 3-3 बार के रिचुअल्स फॉलो करने लग गया। जैसे 3 रेपिटेशंस में हाथ धोने लग गया बार बार, जिससे उसको टेम्परेरी तौर पर ये रिलीफ मिलने लग गया कि चलो अब साफ सफाई होगी। ऐसे केसेस में कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा हाथ धोते हैं या जिनको बहुत ही ज्यादा हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, उनको फिर आगे चल के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि एक्जिमा आदि। क्या दरवाजा सही से लॉक हुआ था?
कहीं मैं बाहर चला गया और घर खुला रह गया तो, और फिर कुछ चोर मेरे घर में घुस के सब कुछ चुरा के ले गए और फिर घर को जला दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर से जाओ और 3 बार लॉक चेक करो और इस बार इस साइकिल को 3 बार दोहराओ कंफर्म करने के लिए। दूसरे प्रकार का ओसीडी होता है चेकिंग ओसीडी। इसमें इंसान को ये ख्याल आता है कि उसके रोजमर्रा के काम अगर सही तरीके से नहीं हुए, अगर उसने उनको सही तरीके से चेक नहीं किया तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि घर का डोर अच्छे से लॉक नहीं हुआ तो घर में चोर घुस आएंगे, घर में चोरी हो जाएगी, वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। अगर वो इंसान घर की गैस सही से बंद नहीं करके गया तो घर में आग लग सकती है, उसके परिवार वालों की मृत्यु हो सकती है। इतने एक्सट्रीम में उनको ये प्रकार के विचार आते हैं इस चेकिंग ओसीडी की प्रॉब्लम में। अब इससे डील करने के लिए सेम वो आदमी मन घड़ंत रिचुअल्स बनाने लग जाता है, जैसे कि आर्यन ने किया था कि डोर लॉक को 3 बार ही चेक करना है और वो इसके भी रेपिटेशंस करने लग जाते हैं। जैसे 3 बार डोर लॉक को चेक करना, ये एक सेट हो गया और इस सेट को 3 बार और दोहराता है, यानी कि 9 बार डोर लॉक चेक करना या गैस चेक करना आदि। अब इसी से रिलेटेड होता है सिमेट्री और ऑर्डर का ओसीडी। इसमें बेसिकली इंसान कहीं भी जाता है, कहीं भी होता है, चाहे वो किसी किराने की दुकान पे हो, कोई ग्रोसरी करने गया हो, अपने ऑफिस में हो, अपने घर में हो, उसको हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में चाहिए। बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कुछ भी। और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या ठीक से कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती तो उस इंसान के मन में ये ऑब्सेशन आती है, ये थॉट आते हैं कि अगर उसने इस चीज को सही नहीं किया या उसको सही से ठीक नहीं किया तो उसके साथ या किसी और के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आदमी किसी भी बात या इंसिडेंट को अपनी इस समस्या से कनेक्ट करने लग जाता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक समवेयर इट क्रिएट्स लॉट ऑफ गिल्ट आल्सो, क्योंकि हम जो कोई एक व्यक्ति इससे सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए अपने थॉट्स और आज इनके कारण उनकी सिचुएशन कैसी है। आइए साथ मिलकर देखते हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। अभी 5 महीने पहले ही मेरा पहला बच्चा हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत घबराहट होती थी कि पता नहीं मैं कैसी माँ बनूंगी, पर मेरे बेटे के आते ही मैं काफ़ी खुश और रिलैक्स हो गई थी। लेकिन लगभग 2 महीने पहले अचानक ही मेरे को ये ख्याल आया कि मैं अपने बेटे को मार रही हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी। तब से बहुत डर लगता है, बार बार एक ही इमेज आती है दिमाग में कि मैं उसे चोट पहुँचा रही हूँ। लाख हटाने की कोशिश करती हूँ पर ये ख्याल मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। अब इसके अगले लेवल पे जाएं तो ओसीडी में माइंड धीरे धीरे वायलेंस की ओर आकर्षित होने लग जाता है और दिमाग में ऐसे अजीब और वायलेंट विचार आते हैं अपने ही घर वालों के बारे में, अपने ही लोगों के बारे में, जो कि प्रैक्टिकली वो इंसान कभी भी नहीं करेगा। प्रैक्टिकली वो इंसान कभी भी अपने घर वालों को या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर ऐसे विचार उसको झंझोड़ के रख देंगे। इसमें आदमी थोड़ा डिस्टेंट होने लग जाता है अपनी ही फैमिली से और इन ऑब्सेशंस का कंपल्शन फिर से किसी न किसी प्रकार के रिचुअल के तरीके से वो पूरा कर, जैसे कि ऐसे विचार आने पे एकदम से प्रेयर करने लग जाना या माफी मांगने लग जाना एकदम से, या फिर कोई फ्रेज, कोई लाइन बार बार दोहराना जिससे उनको पीस मिले, या कुछ भी ऐसी चीज करना जिससे कि उनको टेम्परेरी तौर पे ये शांति मिल जाए कि एक तरीके से सब रीसेट हो गया, उनका विचार कभी आया ही नहीं था, नल एंड वॉइड हो गया। भगवान के प्रति गंदे विचार आना, सेक्सुअल थॉट, तोड़ने फोड़ने के, गालियाँ, कुछ इस तरीके के बहुत ही अनवांटेड ऊट पटांग विचार आते हैं। फिर हमें बहुत रोना आता है, बहुत गिल्ट, शेम, फियर और बहुत ही एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होता है और हम सॉरी बोलते रहते हैं या घंटों तक प्रेयर करते रहते हैं या रीअश्योरेंस लेते हैं। घबराने की बजाय समझदारी डेवलप करें कि ये बीमारी है, इसे रिलीजियस ओसीडी कहते हैं। बहुत ही कॉमन टाइप का ओसीडी होता है जो कि रिलीजियस ओसीडी होता है। इसके बारे में आपने पीछे आर्यन की कहानी में भी देखा और कई लोगों को ये प्रकार का ओसीडी भी होता है। इसमें इंसान कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी जगह जो उससे लगता है कि गंदी है या सही नहीं है, वो उसे अशुद्ध, अपवित्र मानने लग जाता है। वो समझता है कि ये चीज पवित्र नहीं है, इससे उसको पाप चढ़ेगा अगर उसने साफ नहीं किया अच्छे से, अगर उसने कोई काम सही से नहीं किया या उसके मन में भगवान के बारे में या कोई भी रिलीजियस गलत थॉट्स आ रहे हैं तो उसको लगता है कि उसके ऊपर एक पाप लगेगा, उसको
इम्प्योरिटी की ओर वो बढ़ेगा, उसको ऐसे सब थॉट्स आने लग जाते हैं। इसमें अगेन वो रिचुअल्स फॉलो करता है इसको नल एंड वॉइड करने के लिए, चाहे वो हो सकता है कोई तरीके का फ्रेज दोहराना हो, कोई भगवान को कोई स्पेसिफिक प्रेयर करनी हो, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना हो, माफ़ी मांगना हो। यही सब चीज़ें एक आदमी रिलीजियस ओसीडी में भी दोहराता है। इससे उनको लगता है कि उनके सर पे से पाप हट जाएगा, वापस से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, ऐसे उनकी माइंड की थिंकिंग ऐसे हो जाती है। तो ये सब होते हैं कुछ आम टाइप्स ऑफ ओसीडी जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। वैसे तो देखिए ओसीडी किसी को भी किसी भी विचार के तरीके से हो सकता है, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का ओसीडी हो सकता है। छोटी सी छोटी बात भी एक ऐसे डरावने विचार में तब्दील हो सकती है जिसके बारे में आप कभी सोचोगे भी नहीं। किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके कारणों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आइए जानते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ रीजंस, कुछ कॉजेस के बारे में। सबसे पहले तो इसके कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। इसमें जैसे ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक दूसरे से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर ये कम्युनिकेशन सही से ना हो तो हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता सही गलत में, इम्पॉर्टेंट चीज़ों में और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। वो ये समझ नहीं पाता कि किस चीज़ की एक्चुअली में चिंता करनी है और किस चीज़ की नहीं करनी है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकल है और कौन सी चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, कौन सी पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल होने के चांसेस जिसके बहुत कम है। वो इन सब चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन जो कि मूड को बैलेंस करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। डोपामाइन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपके ब्रेन में, इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके मूड को बेटर करता है और आपको एक तरीके से प्लेजर महसूस करवाता है। जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं या फिर सही तरीके से फंक्शन नहीं करते तो ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी कई बार कॉजेज हो सकते हैं ओसीडी के। जिन लोगों के घर परिवार में उनके माँ बाप को या फिर उनके किसी फैमिली लाइन में किसी को अगर ओसीडी की प्रॉब्लम पहले रही हो तो उनको भी ओसीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़े तो देखा जाता है कि जिन लोगों के घर परिवार में या उनके आसपास में, उनकी सराउंडिंग्स में बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस और अंधश्रद्धा वाली बातें होती है या जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बातें जिनके आसपास करी जाती हैं, उनके माइंड की थिंकिंग ही ऐसे डेवलप होने लग जाती है जो कि इवेंचुअली ओसीडी में कन्वर्ट हो सकती हैं। उनके मन में फिर धीरे धीरे हर चीज़ के प्रति एक सुपरस्टिशियस थिंकिंग पहले आने लग जाती है। हर चीज़ के प्रति उनके मन में एक डर बैठने लग जाता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ओसीडी में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा देखा जाता है कि जैसे कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट्स या किसी भी तरीके का अगर उन्होंने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो, कोई सीरियस सिचुएशंस एक्सपीरियंस की हो जिसकी वजह से उनके माइंड में एक घाव रह गया हो, उनके माइंड में एक असर पड़ गया हो, तो वो लोग भी आगे चल के ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ भी ओसीडी को ट्रिगर कर सकती है। और देखें तो एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर होता है जिसे कि पेंडास कहा जाता है, यानी कि पेडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। ये बेसिकली उन बच्चों को होता है जिन्हें की स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन उन बच्चों को होता है तो उनका इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ने की बजाय एक्सीडेंटली उनके ब्रेन के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट करता है, खास करके वो पार्ट्स जो कि हमारे मूड और बिहेवियर आदि को बैलेंस करते हैं। इसकी वजह से कई बार ओसीडी के सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो ये है कुछ बेसिक कॉजेज ओसीडी के। अगर हम आर्यन के केस पर वापस आए तो उसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ ओसीडी हो गया था, जैसे कि रिलीजियस ओसीडी, वायलेंट ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी आदि। अगर हम पिछले दिए गए कॉजेज में से ऑब्जर्व करें तो जैसे मैंने एक कारण बताया था सुपरस्टिशन का, तो आर्यन का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही था। आर्यन के भी परिवार में बचपन से काफी ज्यादा अंधश्रद्धा का माहौल था। उसके मन में बचपन से ही हर एक चीज का डर पैदा किया गया था उसकी सराउंडिंग्स के वजह से अनइंटेंशनली, पर धीरे धीरे ये डर उसकी ओसीडी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया।
वो कभी एक क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप ही नहीं कर पाया। इसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगे जो कि उसके ब्रेन के फंक्शन को भी इफेक्ट करने लगे। आइए, क्योंकि अब हमने कारणों को जान लिया है तो समझते हैं इस समस्या का हल और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास इसके लिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप जरूर किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट को विजिट करें अपना डायग्नोसिस करवाने के लिए। वो आपसे आपकी डेली हैबिट्स, फीलिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। वो लोग एक गाइड यूज करते हैं जिसे कि DSM-5 कहा जाता है, जो कि एक तरीके से सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है। उसके अलावा एक Y बॉक्स स्केल होता है, यानी कि येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जो कि एक तरीके का सर्वे, एक स्पेशल टेस्ट होता है स्पेसिफिकली OCD के पेशेंट्स के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपके सिम्टम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इससे उनको रूल आउट करने में भी हेल्प होती है कि क्या आपके सिम्टम्स OCD के ही हैं या फिर किसी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के तो नहीं। अगर हम आर्यन की बात करें तो आर्यन का आयुर्वेद के साथ एक खास जुड़ाव था। उसका एक करीबी मित्र खानदानी आयुर्वेदिक वैद्य था। अब ऐसी टैबू और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने से हर एक इंसान थोड़ा बहुत झिझकता है, पर क्योंकि आर्यन का फ्रेंड ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था तो उसके लिए ये थोड़ा इजी हो गया अपने फ्रेंड से कंसल्टेशन करना इस प्रॉब्लम के बारे में। अब क्योंकि आर्यन ने एक आयुर्वेदिक और एक होलिस्टिक अप्रोच ली, आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम पर आयुर्वेद का क्या पर्सपेक्टिव। जैसे कि हम जानते ही हैं कि आयुर्वेद में हर चीज प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि वात, पित्त या कफ। आयुर्वेद के अनुसार OCD की प्रॉब्लम मेनली वात दोष के इम्बैलेंस से और मन में राजसिक गुण के एग्रवेशन से होती है। आर्यन के फ्रेंड ने उसकी नाड़ी परीक्षा करी और अपना डायग्नोसिस किया और कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई करे, जैसे कि ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स, कम भूख लगना, थोड़ी बहुत गैस महसूस होना, जॉइंट्स में से कट कट की आवाज आना आदि, जो कि वात दोष के इम्बैलेंस के सिम्टम्स थे। इसके अलावा आर्यन को जो मेंटली सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे कि OCD वाली ऑब्सेशंस फील करना, ऐसे थॉट्स आना, इम्पेशंस और हर चीज में बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाना, हर बात में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डर महसूस होना, ये सभी राजसिक गुण के एग्रवेशन के सिम्टम्स हैं। जब हमारी बॉडी में वात और रजस एग्रवेट होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन जैसे आर्यन के केस में OCD के रूप में बाहर आते हैं। अब ये डायग्नोसिस करके आर्यन के चिकित्सक ने, यानी कि उसके मित्र ने, उसको कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस रेकमेंड किए जो कि उसके माइंड पर और वात दोष के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो सारस्वतारिष्ट, जो कि एक हर्बल सिरप है जिसमें की ब्रेन बूस्टिंग हर्ब्स होती हैं, जैसे कि ब्रह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी आदि। ये सिरप की मदद से ओवर थिंकिंग कम होती है, मेमोरी शार्प होती है और आपके मन को ये शांत करता है। इसको आप एक तरीके का मेंटल जूस कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपके मन में एक जो मेंटल नॉइस होती है, एक जो शोर होता है, उसको कम करके आपको शांति महसूस करवाएगा। इसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट है ब्रह्मी, वो हमारे शरीर के एक न्यूरोट्रांसमीटर को बूस्ट करता है, जिसका कि नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि हमारे नर्व सेल्स, मसल्स और बाकी स्पेशलाइज्ड सेल्स में सिग्नल्स भेजता है। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा होता है जो कि कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। अश्वगंधा हमारी बॉडी के एक हार्मोन जिसे कि गाबा, GABA कहा जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसे भी बूस्ट करता है। इसके अलावा ये एक अडेप्टोजन की तरह काम करता है, जिसकी मदद से हमारी बॉडी हार्मोन्स को बैलेंस करती है और स्ट्रेस को अडेप्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा वैद्य ने आर्यन को रोज रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध में ब्रह्मी घृत डाल के लेने को कहा। ब्रह्मी घृत एक हर्बल घी होता है जो कि आपके ब्रेन को फीड और हील करता है। जब आप इस घृत को, इस घी को हल्दी वाले दूध के साथ लेते हैं
तो वो और भी अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे कि आपके माइंड में ऑब्सेसिव थॉट्स को कम करने में हेल्प होती है। BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को ग्रो और रिपेयर करने में मदद करता है, जो कि OCD के इलाज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मी इससे भी बूस्ट करता है। घी की वजह से ये जड़ी बूटी डायरेक्ट आपके ब्रेन तक पहुंचती है नर्व्स के जरिए। इसके अलावा एक आखिरी जड़ी बूटी जो कि आर्यन के वैद्य ने उससे लेने को कही, वो है जटामांसी चूर्ण, जिसे के द माइंड कूलर भी कहा जाता है। जटामांसी एक हिमालयन रूट पाउडर है जो कि एक रेस्टलेस और ओवरहीटेड ब्रेन को ठंडा करता है। अगर किसी को इंसोम्निया, नींद ना आने की दिक्कत है, या फिर आर्यन के जैसे OCD वाली प्रॉब्लम है, एक हाइपरनेस जिन्हें महसूस होती है, तो उनके लिए जटामांसी रामबाण है, क्योंकि वो धीरे धीरे उनको शांत करती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो जटामांसी एक नेचुरल SSRI, जो कि एक तरीके के एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उनकी तरह काम करता है। इस चूर्ण को रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अब मेनली तो वैद्य ने आर्यन को ये 3 क्लासिकल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां फॉर्मुलेशंस लेने को सजेस्ट किया, पर मैं आपको एक और क्लासिकल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि स्ट्रिक्टली एक आयुर्वेदिक वैद्य के, एक डॉक्टर के कंसल्टेशन और सुपरविजन के अंडर ही लेनी चाहिए, पर उसके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहता हूं। है मानस मित्रा वटकम, जो कि 50 से भी ज्यादा हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इससे ऑब्सेसिव थिंकिंग और एंजाइटी कम होती है और मेमोरी इंप्रूव होती है। इसके अंदर की जड़ी बूटियां हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामाइन और GABA जैसे हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं। ये की केमिकल्स होते हैं जो कि OCD से एसोसिएटेड होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वाचा, ब्रह्मी, जटामांसी, स्वर्ण भस्म आदि आपके ब्रेन में मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है जो कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज में हेल्प कर सकता है, पर इसे स्ट्रिक्टली एक आयुर्वेदिक वैद्य के गाइडेंस में ही लें। आयुर्वेद में हर चीज के सॉल्यूशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो मेडिकेशन होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पंचकर्म, जिसका मतलब होता है 5 एक्शंस। इस पंचकर्म में कई टाइप्स की थेरेपीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालती हैं, रिपेयर वर्क करती है, लुब्रिकेशन को बढ़ाती है और हमारी बॉडी, माइंड और एनर्जी को एक परफेक्ट तरीके से बैलेंस करने में हेल्प करती है। आर्यन के वैद्य ने उसे पंचकर्म की शिरोधारा थेरेपी प्रिस्क्राइब करी। शिरोधारा में शिरो का मतलब होता है हेड और धारा का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो। आसान भाषा में समझे तो शिरोधारा में गर्म जड़ी बूटियों वाले तेल को लगातार एक पतली धार में आपके माथे के बीचों बीच, जिसे कि थर्ड आई भी कहा जाता है, वहां डालते हैं 30 से 45 मिनट तक। इसमें आप आधे पौने घंटे के लिए लेट जाते हैं, ये थेरेपी को कराते हैं और बहुत ही ज्यादा शांत महसूस करते हैं। जो लोग OCD का शिकार होते हैं उनका ब्रेन हाइपर एक्टिव मोड में काम करता है। उनके मन में बार बार एक ही टाइप के थॉट्स रिपीटिव मोड में आते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी होती है। जैसे जैसे आप शिरोधारा करवाते हैं वैसे वैसे ये ओवर एक्टिविटी कम होने लग जाती है। OCD जुड़ा हुआ है एक ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जिसे कि फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम आपकी बॉडी को एक हाइपर एक्टिव डिफेंसिव मोड में ले जाता है, एंजाइटी और हार्ट रेट को बढ़ा के। ये सिस्टम आपकी बॉडी को तैयार करता है किसी भी तरीके के एक्शन के लिए, किसी भी चीज का सामना करने के लिए। OCD के टाइम में ये सिस्टम ओवर एक्टिव होने लग जाता है, ओवर एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से आपको ऑब्सेसिव विचार आते हैं और आप एकदम हाइपर मोड में चले जाते हैं। इसका ऑपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम हमें ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करवाता है, हमें शांत करता है। शिरोधारा की मदद से ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसके जरिए एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिससे कि हार्ट रेट रिड्यूस होता है,
आपके मन में एक शांति का भाव बना रहता है, एक शांति आती है और एंजाइटी भी कम होती है और धीरे धीरे ऑब्सेसिव थॉट्स में भी एक रिडक्शन होती है। एक ब्रेन का टेस्ट होता है जिसे कि EEG भी कहा जाता है। ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर और रिकॉर्ड करता है। तो ऐसी कई स्टडीज और रिसर्चेस में इस टेस्ट के जरिए ये सामने आया है कि शिरोधारा की मदद से अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ जाती हैं, जो कि लिंक्ड है शांति, कामनेस और क्रिएटिविटी से। अल्फा वेव्स की मदद से ऑब्सेसिव विचार, डरावने और तंग करने वाले थॉट्स भी कम होते हैं। तो बहरहाल आर्यन ने शिरोधारा का ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया। अब OCD के केस में सिर्फ दवाई और पंचकर्म से बात नहीं बनेगी, इसमें माइंड को ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक थेरेपी होती है जिसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, CBT, जो कि इंसान के सोचने के तरीके और किसी चीज पे एक्ट करने के तरीके को बदल के उनकी सिचुएशन को बेटर करने में मदद करती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि एक इंसान कैसे सोचता है, बिहेवियर जिसका मतलब आप समझते ही है कि एक इंसान किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या एक्शन लेता है उस सिचुएशन में। ये थेरेपी के पीछे की साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर आपस में कनेक्टेड है। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है जिसके मन में बार बार ये विचार आता है कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूं, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। अब ऐसे विचार उस इंसान को निराशा और सैडनेस से भर देंगे और उसके बिहेवियर की बात करें तो वो धीरे धीरे चैलेंजेस से भागने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो कुछ भी चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर वो CBT थेरेपी के जरिए जाता है तो वो अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगेगा, उस नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करेगा, उसे क्वेश्चन करेगा कि क्या उसमें कोई फैक्चुअल प्रूफ है, क्या वो सच में किसी चीज को सही से नहीं कर सकता, क्या वो फैक्चुअली करेक्ट है या वो जस्ट एक उसका नेगेटिव ओपिनियन है। और जब वो इस चीज को एनालाइज करेगा तो वो उस नेगेटिव विचार को एक पॉजिटिव और फैक्टफुल विचार से बदल देगा। इन शॉर्ट, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपकी नेगेटिव और रेपिटेटिव थिंकिंग को तोड़ती है और आपके बिहेवियर में चेंज लाने में मदद करती है। अब CBT की ही एक थेरेपी होती है जिसे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कहा जाता है। आप सभी ये समझते हैं कि डर से भागने से डर कम नहीं होता, बल्कि उस डर का सामना करने से वो डर जड़ से खत्म होता है। और सेम यही थ्योरी अप्लाई होती है इस एक्सपोजर थेरेपी में। इससे शॉर्ट में ERP भी कहा जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है OCD के ट्रीटमेंट के लिए। इस थेरेपी के थ्रू लोग अपने फियर्स को, अपने डर का सामना करते हैं और अपने कंपल्सिव बिहेवियर को रोकते हैं उस डर के मोमेंट में। ये थेरेपी को भी एक डॉक्टर या फिर साइकाइट्रिस्ट के गाइडेंस और सुपरविजन में ही करें। पर आइए समझते हैं इस थेरेपी को आखिरकार कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके 2 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है एक्सपोजर। इसमें आप धीरे धीरे अपने आप को उन थॉट्स, उन सिचुएशंस के प्रति एक्सपोज करते हैं जिससे आपको डर लगता है, जिसके बारे में आपको ऑब्सेशन है। जैसे कि हमने ये चर्चा करी थी कि OCD में कुछ लोगों को किसी प्रकार के वायलेंट थॉट्स आने लग जाते हैं, तो इस थेरेपी के दौरान वो इंसान उन सभी वायलेंट थॉट्स को जबरदस्ती सोचेगा और बहुत ही गहराई में उन थॉट्स को सोच के उन्हें ऑब्जर्व करेगा। दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं उन एक्शन से, उन रिचुअल से जो कि आप इन ऑब्सेसिव थॉट्स के बाद किया करते थे। जैसे कि किसी को अगर कंटेमिनेशन का OCD है तो जैसे वो बार बार हाथ धोते हैं, तो उन्हें इस एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी में गंदगी में जाना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा हाथ धोने से, साफ करने से। इससे वो अपने माइंड को एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि इस एक्शन को ना करने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं ऐसी और सिचुएशंस के लिए। जैसे कि अगर किसी को बार बार लॉक चेक करने की आदत है तो वो इंसान सिर्फ एक बार ही लॉक चेक करेगा और निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, चाहे उसका कितना भी मन करे, चाहे उसका माइंड उसको कितना भी ज्यादा मजबूर करे वो लॉक को बार बार चेक करने के लिए, पर वो नहीं करेगा।
धीरे धीरे जब आप इस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करेंगे तो ये साइकिल टूटेगी और आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, उस सिचुएशन से यूज्ड टू होने लगेगा। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप ये थेरेपी को और ज्यादा करते हो, वैसे वैसे आपका माइंड इन ऑब्सेशंस के डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बेंस से यूज्ड टू होने लग जाता है और उसे धीरे धीरे हैंडल करने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे आप अपने इन थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगेंगे, वैसे वैसे आपको ये भी समझ आएगा कि इन थॉट्स के पीछे, इन ऑब्सेसिव डर के पीछे कुछ भी रियलिटी नहीं है। अब आर्यन के डॉक्टर ने भी उसे यही थेरेपी रेकमेंड करी और डेली लाइफ में फॉलो करने के लिए कहा। लेकिन इस थेरेपी की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर ने आर्यन को एक और मेथड बताया आर्यन के भीतर के पेशेंस को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो थोड़ा अपने आप को और ज्यादा काम महसूस करे और अपने थॉट्स को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। आजकल क्योंकि हम हर समय किसी ना किसी टाइप की स्क्रीन्स, फोन्स हो गए, टीवी हो गए या फिर लोगों के अराउंड सराउंडेड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हमारे पास एक हैपनिंग एटमॉस्फेयर रहता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज के प्रति पेशेंट नहीं रहते, हमें किसी भी चीज के प्रति पेशेंस नहीं रहता और हम बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। आर्यन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। वो 5 दिन तक रोज लगातार पार्क में जाता 1 घंटे के लिए, जहां वो अपना ना कोई फोन लेके जाता, ना कोई डिवाइस लेके जाता, ना किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके जाता किसी भी तरीके की इंटरेक्शन के लिए। वो पूरा 1 घंटा पार्क में अकेले होके बिताता, अपने साथ वक्त गुजारता। धीरे धीरे जैसे वो टिक के एक जगह बैठने लग गया कुछ देर के लिए, बिना किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस के या बिना किसी तरीके की डिवाइसेस के, उसकी वजह से धीरे धीरे उसके माइंड में पेशेंस डेवलप होने लग गया और वो ऑलरेडी अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत महसूस करने लग गया कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद। इस चीज से उसको एक्सपोजर थेरेपी को परफॉर्म करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिली। वो अपने आप को रोज कुछ देर के लिए उन चीजों के प्रति एक्सपोज करने लग गया जिनसे वो पहले डरता था। जैसे कि वो दरवाजे को सिर्फ 1 बार लॉक करके निकल जाने लगा, हाथ को सिर्फ 1 ही बार धोता, अच्छे से धोता। उसने नाइफ का इस्तेमाल करना फिर शुरू किया फ्रूट्स काटने के लिए और चीजें करने के लिए। शुरुआत में उसको रेजिस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसका माइंड उसे फोर्स कर रहा था उन रिचुअल्स को, उन एक्शंस को बार बार करने के लिए। उसके अंदर डर की फीलिंग आ रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत दिखा के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, अपने आप को रेजिस्ट किया और एक फाइटर की तरह इस सिचुएशन का सामना किया, इस थेरेपी को परफॉर्म किया। कुछ महीने तक इस थेरेपी को करने के बाद डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह, मेडिकेशन और पंचकर्म की थेरेपीज को करवाने के बाद आर्यन की सिचुएशन में एक मेजर सुधार आने लगा। उसके मन में धीरे धीरे ये ऑब्सेसिव विचार कम होने लगे और वो धीरे धीरे ये भी समझने लगा कि ये सब चीजों से डर के कुछ नहीं होता।
जो भी उसके दिमाग में ये वायलेंट और फियरफुल थॉट्स आ रहे हैं वो एक मन घड़ंत कहानियां हैं जो उसने अपने आप ही बना रखी हैं और उन्हें उसने धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू किया, अपने विचारों को क्वेश्चन करना शुरू किया, उनके पीछे की प्रैक्टिकलिटी को समझना शुरू किया, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई। धीरे धीरे क्वेश्चनिंग की मदद से उसने एक साइंटिफिक माइंड डेवलप किया, जिसकी वजह से वो अपने हर एक थॉट पर सवाल उठाने लग गया कि इसके पीछे कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ एक फिक्शन है या फिर ये सिर्फ एक मन घड़ंत डर है जो कि मैंने खुद ही बना रखा है। OCD एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंसर्न है। ये सिंपली बस हाथ धोने की या साफ सफाई की आदत की प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर आप या आपके जानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो शरीर के द्वारा दिए गए उस कोड रेड को समझें और जल्द से जल्द किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट को जरूर दिखाएं ताकि इस प्रॉब्लम का समाधान हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।